नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में दुनिया के लिए आशा की किरण बना भारत। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन के प्रयोग पर दिया जोर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बड़ी घोषणा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की जाएगी क्लाइमेट बजटिंग। जीडीपी की तर्ज पर जीईपी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा, 2023 तक हर घर को मिलेगा जल। चंपावत में सोलर पंपिंग योजना का किया निरीक्षण। भविष्य में राज्य के लिए कारगर साबित होंगी ये पंपिंग योजनाएं। और नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला स्थान। पुलिस महानिदेशक ने कहा, सूचकांक में शीर्ष पर आना राज्य और पुलिस के लिए गर्व की बात। शासन अधिकारी और कर्मचारियों को दिया श्रेय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज स्थिति बदल गई है। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जीएमएस रोड स्थित अपने आवास पर जामुन का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों और गांवों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित राजस्व अभिलेखों में दर्ज सभी तालाबों और जल स्रोतों को अगले 1 साल में पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य में क्लाइमेट बजटिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी लोगों से एक पौधा रोपने की भी अपील की। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी सूचकांक से आकलन किया जाएगा। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की जीडीपी के बजाय जीईपी करके, जो केवल फाइनेंशियल आकलन नहीं करेगा, इन्वायरमेंट आकलन भी करेगा। अब हमारा प्रदेश के अंदर ये पहली बार इस तरह का निर्णय लिया गया कि जीडीपी के बजाय जीडीपी का हम आकलन करते हैं कि हमारे प्रदेश की ग्रोथ रेट इतनी है, जीडीपी हमारा ये है, तो पहली बार हम जीईपी का आकलन भी प्रदेश के अंदर करेंगे। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन परिसर में पारिजात के पौधे रोपे। उन्होंने कहा कि सभी को पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। खाली हम पर्यावरण दिवस पे नहीं, कभी हमारे यहाँ कोई ऐसा घर में जैसे माना किसी की जन्मतिथि है, किसी का जन्मदिन है या किसी महापुरुष की या किसी अपने परिवार में पूर्वज की पुण्यतिथि है, तो उसके लिए भी एक पौधारोपण कर सकते हैं। वहीं चमोली में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी करना अपने भविष्य की अनदेखी करना है।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरी दुनिया में पर्यावरण के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है। असल में पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य क्या पूरे प्राणी समुदाय का जीवन डामाडोल करके रख दिया है। इस विषय की चिंता एक जरूरत बन गई है। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। वहीं बागेश्वर में विश्व वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा पिछले करीब 30 सालों से पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हैं। उन्होंने एक लघु वाटिका और 2 शांति वन विकसित किए हैं। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम भी किया है। जैसे महामारी संसार में फैली है तो लगता है कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। फिर भी प्रकृति एक माँ की तरह इस प्रकार से समस्त प्राणी मात्र को बचाए हुए है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना प्रकृति के संरक्षण से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रही बात हमारे वृक्षारोपण की, तो मैं सन 86 से लगातार पौधरोपण कर रहा हूँ और 90 से देवती लघु वाटिका मंडल से स्थापित है। तो सर अभी तक मैं 7 लाख पौधे कंप्लीट कर चुका हूँ। 75,000 पौधे अभी हमारी नर्सरी में है। चंपावत दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि राज्य में वर्षा जल के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सुई खैसकंडे गांव में सोलर वाटर पंप का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में सौर पंपिंग योजना काफी कारगर और सफल होगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 2023 तक हर घर में नल और जल उपलब्ध हो जाएगा। आपको 2023 तक हमने वायदा कर रखा है पूरे उत्तराखंड में कि घर घर हम पानी का कनेक्शन देंगे, हर परिवार को देंगे, जितने भी परिवार है, कोई छोटे नहीं। कनेक्शन देने की बात थी। तो ये जो पंपिंग योजना सौर ऊर्जा वाली है, इसी प्रकार की योजना पहाड़ के लिए सफल होगी। ये योजना NRDWP से स्वीकृत हुई थी शुरुआत में। अब लास्ट में जाते जाते NRDWP खत्म हुआ, तो इसको जल जीवन। सुई खैसकंडे के प्रधान भुवन चौबे ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बने सोलर पंप से प्रतिदिन 50,000 लीटर पानी निकल रहा है, जिससे 95 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इस प्रक्रिया में अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय को कई सिफारिशें भेजी हैं। इनमें उम्मीदवारों द्वारा झूठा शपथ पत्र देने के मामले में उम्मीदवारी रद्द करने और कारावास की अवधि बढ़ाकर 2 साल करने की सिफारिश भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि आयोग ने 18 साल की उम्र के युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 1 से अधिक कट ऑफ तारीख तय करने के बारे में विधि मंत्रालय से संशोधन की भी मांग की है। नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड पुलिस 86 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सूचकांक में शीर्ष पर आना राज्य और पुलिस के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है। उत्तराखंड को सभी श्रेणियों में देश में संयुक्त रूप से 3रा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय उत्तराखंड शासन से निरंतर मिल रहे समर्थन और उत्तराखंड पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी के अथक परिश्रम को जाता है। ये गर्व की बात है, पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व की बात है कि हमें जो है नीति आयोग ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से नंबर 1 स्थान दिया है और हम जो है शासन के सहयोग से और ये सब हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य से ही संभव हो पाया है जो हमें स्थान मिला है। तो हम हमेशा से 2-3 चीजों पर फोकस करते रहे हैं। एक तो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, एक विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम जन की मदद के लिए 1 मई से 31 मई तक मिशन हौसला अभियान चलाया। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर नंबर जारी किए गए। इस दौरान पुलिस जवानों ने लोगों को दवाइयां, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन और राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध कराई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि कोविड मामलों में कमी आने के चलते मदद के लिए कॉल्स भी कम आ रही हैं। इसलिए मिशन हौसला को मिशन मोड में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर्स पहले की तरह ही चल रहे हैं और लोगों की मदद भी जारी रहेगी। प्लानिंग यही थी कि इस बार जो कोरोना है उसकी वेव बहुत ही भयंकर थी। पिछली बार से 6 गुना ज्यादा लोग संक्रमित हुए, डेथ रेट भी बहुत हाई था
इवन यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की में एडमिशन लेने में मुश्किल होने लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे कठिन संकट की घड़ी में हमने सोचा पुलिस जो है, जो भी रिसोर्सेज समाज में उपलब्ध हैं उनको एक जने से लेकर दूसरे को उपलब्ध कराते हुए लोगों की हेल्प करेगी। मिशन हौसला के तहत पुलिस ने 2,726 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, 792 मरीजों को अस्पताल में बेड, 217 लोगों को प्लाज्मा या ब्लड, 17,609 लोगों को दवाइयां, 600 मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा दिलाने का काम किया। साथ ही 94,484 लोगों को राशन दिया गया। इतना ही नहीं, 792 कोरोना संक्रमितों का दाह संस्कार और 5,252 सीनियर सिटीजन की सहायता भी की गई। तो ये मिशन हौसला वही है कि अपने पुलिस कर्मियों का, उनका परिवारों का, कोरोना से संक्रमित लोगों का, आम पब्लिक का भरोसा जीतते हुए, उनका मनोबल बनाए रखते हुए एक दूसरे की सहायता करना, जिससे कि लोगों को इस महामारी में ज्यादा कष्ट उनको न सहना पड़े। तो ऐसे सीन हमारे पास आए कि 10-10 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल चल करके पुलिस कर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को पहुंचवाया, किसी का दाह संस्कार करवाया 5-6 किलोमीटर चल के, किसी को ला करके हॉस्पिटलाइज करवाया। तो ये सारे काम हमारे पुलिस वालों ने मिशन हौसला के अंतर्गत किए हैं। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऋषिकेश के नेपाली फार्म में बन रहे टोल प्लाजा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब नेपाल फार्म पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 24 मई को टोल प्लाजा बनने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से बात की। उन्होंने टोल प्लाजा के विरोध में धरना दे रहे स्थानीय लोगों से धरना समाप्त करने की अपील की है। को बता देता हूँ, 24 तारीख को मेरे संज्ञान में लाया गया। 25 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, हमारे अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। 26 तारीख को फिर हमारे ग्राम प्रधानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई ऋषिकेश में। 27 मई को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो मेरे यहाँ के सांसद भी हैं, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारा विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में, यानी वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनसे मेरी बात हुई। फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई। 28 तारीख को फिर अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई मई को। 1 तारीख को फिर मेरी सीएम साहब से बात हुई और 3 तारीख को मैंने उनके परियोजना के जो हेड हैं यहाँ पे, मिस्टर सिन्हा और मिस्टर पंकज मौर्य, उनको बुला के मैंने कहा कि मेरी कड़ी आपत्ति है और एक प्रोजेक्ट को, यानी जिस प्रोजेक्ट में एक जगह के अलावा 2 टोल प्लाजा नहीं लग सकते। आज प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री रहे दिवंगत प्रकाश पंत की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पंत ने राज्य के विकास के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वर्गीय पंत को याद करते हुए कहा कि प्रकाश पंत की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे हमेशा राज्य की चिंता करते थे। उत्तराखंड ने प्रकाश पंत के असामयिक अंत से एक प्रकार से वहां के भविष्य का एक प्रकाश खो दिया। आज भी उनकी याद इतने समय बीतने के बाद आती है। उन्होंने जिस ढंग से स्वयं का विकास किया, प्रदेश का विकास किया, संसदीय मामलों की जानकारी ली, वो वास्तव में नई पीढ़ी के लिए सीखने लायक है। और हमारे उत्तराखंड के जो राजनेता हैं उनके लिए शायद छोटे से लेकर के ऊपर किस ढंग से उठना और ऊपर उठ करके कैसे सबको साथ लेना और कैसे विनम्रता के साथ सफलता प्राप्त कर लेना, प्रकाश पंत उसके एक अप्रतिम उदाहरण थे। और प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।